एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करेंगे मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के सोपानों की। तो सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है। तो मापन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मूल्यांकन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मापन की बात साधारणतया हम करें, साधारण बोलचाल की भाषा में, कि किसी भी अवलोकन को, किसी भी प्रदत्त को, किसी विशेषता को, किसी गुण को, किसी उपलब्धि को यदि हम अंक प्रदान करते हैं तो वही मापन होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हम उस अंक की वांछनीयता, यानी कि जो अंक प्रदान किया गया वह कहाँ तक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल है, इसकी बात जब होती है, यानी वांछनीयता की बात जब होगी, उसके मूल्य की जब बात होगी, तो हम उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो मापन का मतलब केवल अंक प्रदान करना और मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन, यानी मूल्य को जब हम आंकते हैं कि उसकी वांछनीयता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, तो यह मूल्यांकन होता है। अब हम मापन और मूल्यांकन की चर्चा करेंगे कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना ही है, जबकि मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के पश्चात मूल्यों का निर्धारण भी किया जाता है, उसकी वांछनीयता को जांचा जाता है, उसकी आवश्यकता को जांचा जाता है। तो इस प्रकार से मापन का जो अर्थ है वो विषय की मात्रा से है। मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा से है, यानी मात्रा मतलब कितनी है। और जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो उस वस्तु के मूल्य से संबंधित हो जाता है, यानी वो कैसा है, कितना उपयुक्त है। जब इसकी बात होगी तो वह मूल्यांकन हो जाएगा। मापन का जो प्रत्यय है वो संकुचित है, मूल्यांकन का जो प्रत्यय है वो व्यापक है। मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है। जब हम मापन किसी वस्तु का करते हैं तो केवल अंक प्रदान कर देते हैं, उससे हमको ये पता नहीं चलता है कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो हम किसी प्रकार की धारणा उससे नहीं बना सकते। केवल हमने अंक प्रदान कर दिया, वह कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है या हमको जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी करने के लिए हमको मूल्यांकन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मूल्यांकन में कई परीक्षणों के आधार पर बालक के विषय में धारणा बनाई जा सकती है, और जबकि मापन में ऐसा संभव नहीं है। आगे अगर हम चर्चा करें तो जब हम मापन करते हैं तो उसमें समय, धन, श्रम कम लगता है, यानी ये मितव्ययी प्रकार का होता है। इसमें खर्चे कम आते हैं, समय कम लगता है, मेहनत कम लगेगा, श्रम कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मापन के साथ होती हैं। जबकि जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो मूल्यांकन में समय, श्रम और धन की अधिकता होती है, यानी अधिक इस्तेमाल इसमें होता है। तो यह एक खर्चीली विधि है। मापन में हम सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांकन में सार्थक भविष्यवाणी संभव होता है। जैसे अगर यदि बच्चा गणित में 50 नंबर पाया है तो इसके आधार पे हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमने अंकन तो कर दिया कि 50 नंबर वह पाया, लेकिन वह 50 नंबर कक्षा में सबसे कम है कि कक्षा में सबसे ज़्यादा है कि कक्षा में औसत नंबर उसको माना जाएगा, इसकी जानकारी तब होगी जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो मापन के आधार पे कोई भविष्यवाणी संभव नहीं होती है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी संभव है। मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है। मापन का ज्ञान जो होता है वो अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब वो आधी अधूरी जानकारी होती है, क्योंकि केवल अंक प्रदान करके जब हम छोड़ देते हैं तो वह मापन की ही प्रक्रिया होती है। और जबकि जो मूल्यांकन होता है उसमें हम उसकी वास्तविक स्थिति को जानते हैं, उसकी आवश्यकता को जानते हैं, उसके मूल्य को जानते हैं,
उसकी वांछनीयता को जानते हैं, तो मूल्यांकन से संबंधित जो ज्ञान होते हैं वो पूर्ण ज्ञान होते हैं। मूल्यांकन से पहले मापन किया जाता है, यानी बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। पहले मापन होगा तब मूल्यांकन होगा। जब हम किसी वस्तु को, किसी अवलोकन को, किसी प्रदत्त को, किसी विशेषता को हम नंबर देते हैं तो मापन होता है, और बिना मापन किए हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो मापन मूल्यांकन से पहले आता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद आता है। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है, यानी मापन करना केवल अंक प्रदान करना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम केवल अंक प्रदान कर दिए तो हमने मापन कर दिया। लेकिन जब मूल्यांकन होता है तो उसके लिए उद्देश्यों की जानकारी जरूरी होती है, क्योंकि एक निश्चित उद्देश्यों को लेकर के ही कोई कार्य किया जाता है, और उस कार्य की सफलता असफलता, क्या रिजल्ट है, कार्य सफल है, कार्य असफल है, सफल है तो कहाँ तक सफल है, असफल है तो कितना असफल है, इसकी जानकारी हमको मूल्यांकन से प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है। बिना उद्देश्य के उन उद्देश्यों को ही आधार मानकर हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हमको ये पता करना होता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, और यह कार्य जब हम करते हैं तो उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। तो तीन चार बातें इसमें हमको बहुत अच्छे से जानकारी रखना है कि मापन जो है वो सूक्ष्म प्रत्यय है, जबकि मूल्यांकन व्यापक प्रत्यय है। मापन में समय, धन और श्रम की कम आवश्यकता होती है, मूल्यांकन में ज़्यादा आवश्यकता होती है। मापन उद्देश्य जानना जरूरी नहीं है, जबकि मूल्यांकन में बिना उद्देश्य के मूल्यांकन संभव नहीं होगा। मापन पहले होता है, मूल्यांकन बाद में होता है। मापन के आधार पे कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, जबकि मूल्यांकन के आधार पे भविष्यवाणी संभव है। तो यही हमको मोटा मोटा जानकारी रखना है, और इसी के आधार पे हम मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके आगे आइए चर्चा करते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो जब हम मूल्यांकन के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य मापन का कि छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। जब हम समय समय पर मूल्यांकन करते रहते हैं तो हमको पता चलता है कि बालक का विकास कहाँ तक हुआ है और उसका विकास किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। तो इसकी जानकारी हमको बिना मूल्यांकन के मिलना संभव नहीं है। तो मूल्यांकन के द्वारा ही हमको बच्चे के वृद्धि और विकास से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना। छात्र को ज्ञान देने के लिए जिस एक वातावरण को तैयार किया जाता है, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं जहां पे बच्चा स्वयं प्रेरित हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के बच्चे के सामने एक शिक्षक जाता है और निश्चित पाठ्यक्रम जो होता है या निश्चित पाठ्यवस्तु जो होता है उसको पढ़ाने समझाने का प्रयास करता है, और उसके बाद मूल्यांकन के द्वारा यह जानना चाहता है कि छात्र ने कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया। तो मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य होता है कि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जांचना। तीसरा है कि छात्रों की वृद्धि व विकास में आए अवरोधों को जानना। जब हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं कि उसके विकास किस स्पीड में हो रहे हैं, किस तरफ हो रहे हैं, तो हम मूल्यांकन की चर्चा करते हैं। और जब मूल्यांकन के द्वारा हमको ये पता चलता है कि बच्चे का जो विकास है और वृद्धि है वो प्रभावित है या स्वाभाविक रूप से उसका विकास हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा विकास उसका हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो किन कारणों से नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो छात्रों की वृद्धि व विकास में आए अवरोधों को जानने के लिए भी हम मूल्यांकन का ही सहारा लेते हैं। छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों की जानकारी लेना भी शैक्षिक मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है। जब एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं
कि उसमें से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। तो जब समझ में नहीं आता है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक निदानात्मक शिक्षण की सहायता लेता है और उस बच्चे के सीखने में आए जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को वह जानने का प्रयास करता है और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन बाधाओं को वह दूर करने का प्रयास करता है। तो कमियों को जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वह निदानात्मक मूल्यांकन होता है और फिर उपचारात्मक मूल्यांकन के द्वारा उन कमियों को दूर करके उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना। यदि मान लीजिए एक अध्यापक है जो कक्षा में पहली दिन जा रहा है, अब उस कक्षा में जानना है कि जो सबसे तेज बच्चा है वो किस प्रकार का है, जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वो किस प्रकार का है। यानी उस क्लास के बारे में जानकारी लेने के लिए भी हमको मूल्यांकन का ही सहारा लेना पड़ता है। हर बच्चे के विषय में अगर हमको जानना है तो उसके लिए भी हमको मूल्यांकन का ही सहारा है। जब तक हम उस बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमको उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि जिसके आधार पे हम उसको आगे शिक्षण कर सकें या उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकें। तो छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए भी मूल्यांकन का ही सहारा होता है। तो मूल्यांकन का अगला जो उद्देश्य होता है वह छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानना। अगला उद्देश्य अगर हम बात करें तो शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात करना। एक शिक्षक जब विभिन्न शिक्षण सामग्रियों के द्वारा जो पूर्व नियोजित होता है, यानी पहले वह नियोजन करता है, फिर उसी लेसन प्लान को ले जा करके क्लास में उसको डिलीवर करने का कार्य वह करता है। तो शिक्षण कहाँ तक प्रभावशाली हुआ इसकी जानकारी उस शिक्षक को तभी होगी जब वह मूल्यांकन करेगा। अगला है शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जानकारी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है वह शिक्षण विधि कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुई इसकी जानकारी अगर एक शिक्षक को करनी है तो इसके लिए भी उसको मूल्यांकन का ही सहारा लेना होगा। यदि वह मूल्यांकन का सहारा नहीं लेता है तो उसको यह जानकारी नहीं हो पाएगी कि उसके जो शिक्षण विधियां जो उसने यूज किया, जिसका उसने प्रयोग किया, जिन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया, जिस शिक्षण आयव्यूह की उन्होंने रचना की थी, जिन शिक्षण युक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया, जिन शिक्षण सूत्रों का उन्होंने प्रयोग किया, वो कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन का ही एक सहारा है। यानी अगला उद्देश्य जो है वो शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता ज्ञात करने के लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट जो उद्देश्य है शिक्षण अधिगम सामग्री की प्रभावशीलता ज्ञात करना। जब हम नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के समय ही ये सारी बातें क्लियर होती हैं कि हमको कौन कौन से शिक्षण सामग्री का यूज करना है, किस विधि का प्रयोग करना है, किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है, कौन कौन से उदाहरण कहाँ दिए जाएंगे, बच्चों को समझने में कठिनाई कहाँ होगी। ये सारी बातें हमको शुरू में ही पता चल जाती हैं और उसी के अनुसार हम नियोजन अपना करते हैं और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ एक क्लासरूम में जाते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य करने के पश्चात हमको ये पता करना होता है कि इन शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्रियों की प्रभावशीलता कहाँ तक रही। तो इसकी जानकारी के लिए हमको मूल्यांकन की ही आवश्यकता पड़ती है। अगला है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई पता लगाने में भी मूल्यांकन का ही सहारा है। यानी जहाँ भी हमको ये पता करना होगा कि प्रभावशीलता कहाँ तक है, कहाँ तक वह प्रभावी है, उससे फायदा मिला या नहीं मिला, अगर इसकी जानकारी हमको करनी है तो हमको मूल्यांकन का ही सहारा लेना पड़ेगा। आगे चलिए छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना। यदि हमको किसी क्लास में वर्गीकरण करना है कि उसमें तेज छात्रों की संख्या ज़्यादा है, कमज़ोर छात्रों की संख्या ज़्यादा है या औसत छात्रों की संख्या ज़्यादा है, या क्लास का हमको वर्गीकरण करना हो तो उसका एक जो सर्वसाधारण सा उपाय है वह मूल्यांकन ही है। और मूल्यांकन करके हम पता लगाते हैं कि इस क्लास में तेज बच्चे कितने हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे कितने हैं और कमज़ोर कितने बच्चे हैं।
तो किसी भी कक्षा का वर्गीकरण करने के लिए मूल्यांकन नितांत आवश्यक होता है। छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करने के पश्चात अगला जो उद्देश्य है, छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करना। जब छात्र अपने रिजल्ट को जानता है, अपनी प्रगति को जानता है, तब वह प्रेरित होता है आगे का शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और जो उसकी प्रगति की जानकारी होती है वह बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। तो छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए भी मूल्यांकन एक अच्छा साधन है, और बिना हम उसको प्रगति की जानकारी दिए हम उसको प्रेरित नहीं कर सकते कि वह अगला ज्ञान अधिगम के लिए तैयार हो। अगला पॉइंट है निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मूल्यांकन का कार्य होता है जब एक शिक्षक अपनी पूरी कक्षा को पढ़ाने के बाद यह पता करने का प्रयास करता है कि हमारे पढ़ाए गए जो कंटेंट हैं वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आए, और जो वह शिक्षण उद्देश्य को लेकर के क्लासरूम में गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई। जब इसकी जानकारी उसको करनी होती है तो वह मूल्यांकन का सहारा लेता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसको पता चलता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी भी अधिगम में कठिनाई है, और जो कंटेंट पढ़ाया गया वो कंटेंट उन बच्चों को समझ में नहीं आया। तो बच्चों को जो समझ में नहीं आया उसके क्या कारण थे, इन कमियों का पता लगाना निदानात्मक होता है, और उन कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक होता है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पे हम बल तभी दे पाएंगे जब हमको ये पता हो कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, और इसके लिए मूल्यांकन एक जरूरी पहलू है। आगे चलें तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करने के लिए हमको मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जब भी हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कमियां कहाँ हैं, और बिना हम उन कमियों को जाने शिक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। जब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, प्रभावशाली है, तब तक उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। और जब हम अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल होंगे तो निश्चित रूप से हमको शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना ही एक विकल्प होगा, और इसकी जानकारी भी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, वह मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो मूल्यांकन के द्वारा हमने देखा कि बच्चों से संबंधित जो प्रगति है, शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षक की जो टीचिंग एड शिक्षक ने इस्तेमाल किया, शिक्षण ने जिन जिन उदाहरणों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाया, या पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी होती है, उसके माध्यम से हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करते हैं। यदि प्रशासन की दृष्टि से भी देखा जाए तो मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। बिना मूल्यांकन किए कोई भी प्रशासक अपनी नीतियों को जो उसने क्रियान्वित किया हुआ है अपने संस्थान में, उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन वो नहीं कर सकता है। और जब तक वह मूल्यांकन करेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि कमियां हैं कहाँ और कमियां क्यों हैं, इसकी भी जानकारी उसको प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो शैक्षिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। बिना मूल्यांकन के हमको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के हम सुधार नहीं कर सकते हैं। तो मूल्यांकन एक आवश्यक पहलू है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आगे हम चर्चा करें तो मूल्यांकन के सोपान, तो मूल्यांकन के चरण कौन कौन से होते हैं, अगर इसकी बात जानकारी हम करें, इस पे अगर चर्चा हो, तो सबसे पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब भी हमको मूल्यांकन करना होगा तो उद्देश्यों के आधार पे ही हम मूल्यांकन कार्य करते हैं कि हमने उद्देश्य क्या बनाए थे और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमको हुई कि नहीं हुई। जब तक हमको उन उद्देश्यों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम मूल्यांकन कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्यों की जानकारी के मूल्यों का हम अंकन कर नहीं सकते, यानी उसकी वांछनीयता को हम बता नहीं सकते। जब हमको पता होगा कि हाँ हमारे उद्देश्य ये थे, तो उन्हीं उद्देश्यों को आधार मान करके हम अपनी मूल्यांकन को आगे बढ़ाएंगे और कमियों का पता लगा करके और उसमें सुधार करने का प्रयास हम करेंगे। तो उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले होता है।
उसमें दो उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और फिर एक विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है जिस विषय को पढ़ाने हम जा रहे हैं उस विषय का क्या उद्देश्य है। जैसे अगर हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसकी जानकारी हमको उसमें देनी होती है। और विशिष्ट उद्देश्य का मतलब कि स्पेशली जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक पढ़ाने से बच्चों में कौन से परिवर्तन हम हम क्या अपेक्षा करते हैं बच्चों से, कि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन इसको पढ़ने से आएंगे। तो यह विशिष्ट उद्देश्य है, यानी उस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य है और उस स्पेशल टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य है वह विशिष्ट उद्देश्य है। नंबर 2 पे आता है अधिगम क्रियाओं का आयोजन। ये जो अधिगम क्रियाओं का आयोजन है, यह इसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं और फिर अधिगम क्रियाओं का आयोजन करते हैं। जो कंटेंट यानी जो शिक्षण बिंदु हमको पढ़ाना होगा उसको ले जा करके हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता कहाँ तक रही। तो दूसरा स्टेप जो है अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी कि जो अंतः क्रिया की अवस्था होती है, पढ़ने पढ़ाने की जो क्रिया होती है, जो अवस्था होती है, उसी को हम अधिगम क्रियाओं के आयोजन के नाम से जानते हैं। और लास्ट तीसरा है मूल्यांकन। जब हम अंतःक्रिया की अवस्था से निकलते हैं तो हमको मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बिना मूल्यांकन किए हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुआ। तो मूल्यांकन में जो पहला पॉइंट आता है छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को जानना। जिन व्यवहार परिवर्तनों को लेकर के, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम क्लासरूम में टीचिंग करने गए थे, क्या वास्तव में छात्रों में वह परिवर्तन आए या नहीं आए, इसकी जानकारी हमको मूल्यांकन के करने पे ही प्राप्त होगी। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हमको मूल्यांकन करना होता है, यानी कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद जब हम मूल्यांकन करने आते हैं तो बच्चों से विभिन्न प्रश्नों के जरिए हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो वही जो हमको उत्तर प्राप्त होते हैं वही साक्ष्य होते हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पे ही हमको मूल्यांकन कार्य करना होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है परिणामों को पृष्ठपोषण के रूप में प्रयुक्त करना। अब जो हमको परिणाम प्राप्त होता है उससे हमको भी पृष्ठपोषण मिलता है, बच्चों को भी पृष्ठपोषण मिलता है, समाज को भी पृष्ठपोषण मिलेगा। उसके बाद एक प्रशासक जो होगा उसको भी पृष्ठपोषण मिलेगा और वह आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया कि मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या होता है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं और मूल्यांकन के चरण कौन कौन से हैं। तो इसकी चर्चा हमने इस क्लास में किया। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। निश्चित रूप से आप जब पेपर आपका आएगा तो आपको समस्या कहीं नहीं होने पाएगी, लेकिन यह है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए और उससे संबंधित जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं, जो आपको लिखाया जा रहा है, उसको आप एक नोट्स के ज़रिए आप उसको अपने पास रखने का प्रयास करिए।